हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एबी सर फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बड़ा ही शानदार वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। टॉपिक ऐसा जिसके क्वेश्चन है वो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपने इस टॉपिक के बारे में बात करें तो टॉपिक अपना है फ्रेमिंग क्वेश्चंस। अब फ्रेमिंग क्वेश्चंस टॉपिक इतना सरल है लेकिन बच्चों से फिर भी गलती हो जाती है, तो मैं आज आप लोगों को ये टॉपिक इतनी आसानी से समझाने वाला हूं कि आप फिर इसके क्वेश्चन से कभी गलत नहीं करने वाले हैं। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो टॉपिक मैंने बताया वो बताया आप लोगों को फ्रेमिंग क्वेश्चंस। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ी डिटेल से बात करते हैं कि फ्रेमिंग क्वेश्चन होता क्या है, क्योंकि आपको इसका अर्थ पता चलेगा तभी आप समझ पाओगे कि टॉपिक में अपन को करना क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेमिंग और क्वेश्चन दोनों शब्दों के बारे में। तो फ्रेमिंग के बारे में बात करें तो ये जो शब्द है वो वास्तव में देखा जाए तो वो है फ्रेम। अब फ्रेम शब्द के बारे में बात करें तो फ्रेम जो वर्ब होती है इसका मतलब होता है प्रकार या आकार। प्रकार या आकार। अब प्रकार या आकार की बात करें और इसका मतलब होता है आप लोगों के सामने पर्सन, यानी किसी स्टेटमेंट को आपको क्या है आकार या प्रकार देना है पर्सन में, उसी को अपन क्या कहते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन कहते हैं। ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं किसकी परिभाषा लिखता हूं, देखो परिभाषा से बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आने वाला है। परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी स्टेटमेंट को, किसी स्टेटमेंट स्टेटमेंट यानी इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, कथन कहते हैं। कथन को पर्सन में बदलना ही फ्रेमिंग क्वेश्चन कहलाता है। फ्रेमिंग क्वेश्चन कहलाता है। अब ये परिभाषा हो गई भाई इसकी, और परिभाषा मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब कोई स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में अपन बात करते हैं। अब स्टेटमेंट की बात करें तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, आपने अगर मेरी 10th की क्लास देखी है तो उसमें जो सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस होता है वो स्टेटमेंट होता है भाई अपना, उसके बारे में अपन अभी बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन जब बनाते हैं अपन तो क्वेश्चन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कितने प्रकार के बनते हैं अपने, यानी अपने पास बात करें तो टाइप 1 की बात करते हैं पहले, टाइप 1। अब टाइप 1 में बात करें प्रश्नों के बारे में तो वो होते हैं यस नो आंसर वाले, आंसर वाले प्रश्न, यानी जिनका उत्तर है, यानी जो प्रश्न जिनके केवल यस और नो में आंसर दिया जाता है वो होता है टाइप 1, यस और नो आंसर वाले होते हैं। इससे ज्यादा मैं एक डिटेल ही बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। दूसरी बात करें तो टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 के बारे में बात करें तो वो होता है आपके पास WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले प्रश्न। अब यस और नो ये तो हो गए WH वर्ड से। अब इसमें यस और नो टाइप वाले के बारे में बात करें तो ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। अब ये मैंने आंसर यस और नो वाला टाइप क्यों बताया है, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसका आंसर यस और नो टाइप में ही दिया जाता है। अब अपन इन दोनों के बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 15-20 मिनट की क्लास बनेगी, आप कंप्लीट देख लोगे तो आप जिंदगी में ये फ्रेमिंग क्वेश्चन कभी नहीं भूलने वाले हो। तो इसको देखना, आप ढंग से देखना। अब थोड़ा सा मैं एक बात बता देता हूं कि जब स्टेटमेंट से क्वेश्चन में बदला जाता है तब अपन कुछ बदलाव करते हैं। एक नोट लिखवा देता हूं मैं, नोट। अगर स्टेटमेंट में, यानी स्टेटमेंट का मतलब जो वाक्य दिया हुआ होगा उसकी बात कर रहा हूं, स्टेटमेंट में कोई फर्स्ट पर्सन आया है, फर्स्ट पर्सन हो तो उसे सेकंड पर्सन में बदल देते हैं, सेकंड पर्सन में बदलते देते हैं। बस इतना सा ध्यान में रखना है। अब मैं बता देता हूं कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में किस प्रकार से बदलेंगे। अब फर्स्ट पर्सन में अपने पास दो होते हैं, दो में बात करें तो आई और वी। अब ये तो हो गए सब्जेक्टिव, ये मैंने सारणी बनवा रखी है, आपको नरेशंस में देख लेना वहां पे। इसका ऑब्जेक्ट होता है मी, इसका होता है अस, इसका पॉजेसिव फर्स्ट होता है माई, इसका होता है ओवर। और इसके बाद में बात करें तो इसका सेकंड जो पॉजेसिव सेकंड होता है वो होता है माइन, इसका होता है ओवर्स।
इसके बाद में बात करें रिफ्लेक्सिव की तो होता है माई सेल्फ और इसका होता है ओवर सेल्वेज। ये हो गया। अब ये आपके पास की स्टेटमेंट में दिए हुए हैं भी, ये इनमें से कोई भी दिया हुआ है तो इनको आपको सेकंड पर्सन में चेंज कर देना है। सेकंड पर्सन में यानी यू में चेंज कर देना है, इनको यू में चेंज कर देना है, इनको योवर में चेंज कर देना है, इनको योवर्स में चेंज कर देना है और इनको योवर सेल्वेज में। और ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यानी जो फर्स्ट पर्सन आया है कि आई वाला जो फर्स्ट पर्सन है, आई में इसका आपको चेंज कर देना है, यानी यू है तो इसमें ये यू है, ऑब्जेक्टिव में है तो ये, और पजेसिव फर्स्ट में है तो ये, पजेसिव सेकंड में तो ये ध्यान में रखना है। इसमें नहीं चेंज करना है यू को, जब क्वेश्चन से फ्रेम करते हैं, कभी कभी करते हैं वो मैं आपको अलग से समझाने वाला हूं, लेकिन ये ध्यान में रखना इनको और इसको ही आपस में इंटरचेंज करना आप लोगों को, मोस्टली ये ध्यान में रखना है। इसका भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, ये चिंता मत करो, बस ये बात आपको ध्यान में रह जाएगी, आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन सही हो जाएगा, टॉपिक जो है वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये जो बेसिक बात थी ये आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो बात करते हैं इसके आगे की बात करें तो देखो क्या करेंगे अब देखो बात करते हैं टाइप 1 के बारे में। टाइप 1, अब टाइप 1 के बारे में बात करें तो मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्न। अब सबसे पहले तो एक बेसिक सी बात बता देता हूं कि आपको अगर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू करना है तो इसका मतलब है आपको हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज होना जरूरी है। और ये दिमाग में बैठा लो, अगर हेल्पिंग वर्ब याद नहीं है तो आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन कभी सही नहीं होने वाला है। और फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे सही करोगे, तो मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको एक बात बता देता हूं, आपको मेरी टेंस की क्लास देखनी है, उसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल आसानी से समझाया है। फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूं, आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपके पास संख्या में 24 होती है। किस प्रकार से, तो 11 तो अपन टेंस में पढ़ते हैं, 13 अपन मॉडल में पढ़ते हैं, इस प्रकार से 24 से सहायक क्रियाएं होती हैं। अभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो बताने वाला नहीं हूँ कि भाई कौन कौन से है, ये आप ना मेरी टेंस की क्लास में देख लेना, वहां पे आपको समझ में आ जाएगी कि कौन कौन सी सहायक क्रियाएं हैं, ये दिमाग में रखना भाई। अब टाइप 1 की बात करें तो क्वेश्चन कैसे बदलेंगे, तो क्वेश्चन का जो एक फॉर्मेट होता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन फॉर्मेट होता है वो इस प्रकार से बनता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद में उस वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद में आपको वर्ब लिखनी है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, और इसके बाद में जो अदर वर्ड है वो बच गए और इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे। ये आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन है, इस पे बनेगा भाई। अब कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट हो, आपको इसी रूल पे बनाना है, हम इसी रूल पे चलेंगे। देखो अब सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं अपने जो जिसके आने की संभावना है आपके एग्जाम में। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया हुआ होगा वो इस तरीके से दिया हुआ होगा, यस आई लिव हियर। अब आपको इसका क्वेश्चन बनाना है, तो जो वाक्य यानी जो स्टेटमेंट यस और नो से शुरू होता है वो आपको हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करना होता है प्रश्न बनाते समय। तो इसका बनाएंगे तो सबसे पहले तो आपको हेल्पिंग वर्ब का पता होना जरूरी है। तो हेल्पिंग वर्ब इस वाक्य में तो है ही नहीं, दो वाक्य ऐसे होते हैं जहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलने वाली है। कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है भाई। कैसे है, आपको मेरी टेंस की क्लास देखनी है तभी समझ में आने वाला है। अब इसमें बात करें तो आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब जाहिर सी बात है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज होती है। अब आप कहोगे सर दोनों थोड़ी ना लिखेंगे, तो आप दोनों लिखो एक बार, यहाँ पे डू और डज, ये दोनों लिख लिए। अब इसके बाद मैंने बताया सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। अब मैंने आप लोगों को बताया कि अगर वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन हो तो उसको सेकंड पर्सन में बदल देंगे। तो आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो सेकंड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है यू, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे यू, मैंने लिख दिया। अब यू के अनुसार क्या आएगा, यू बहुवचन है तो क्या आएगा अपने पास, डू आएगा, तो डू यू। अब उसके बाद में मैंने वर्ब लिख रखी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो अदर वर्ड बच गया, वो लिख देंगे हियर और इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे। इस तरीके से आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन हो जाता है, डू यू लिव हियर। अब देखो मैं इसको हिंदी अर्थ बताता हूँ, यस आई लिव हियर, मैंने जवाब दिया हाँ मैं यहाँ रहता हूँ। तो किसी ने पूछा होगा तो क्या पूछा होगा उसने पूछा होगा कि क्या तुम यहाँ रहते हो, यही तो पूछा होगा उसने, तो क्या तुम यहाँ रहते हो,
हाँ मैं यहाँ रहता हूँ, इस तरीके से। इसीलिए अपन जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको सेकंड पर्सन में बदल देते हैं। अब देखो एक और बनाते हैं, दूसरा बनाए तो देखो जैसे मैंने लिखा यस आई हेल्प्ड योर ब्रदर। स्टेटमेंट बहुत ही आसान लिखा है मैंने, थोड़ा सा वाक्य मैंने टेंस चेंज कर दिया है। अब ये वाक्य आपके पास, हाँ मैंने तुम्हारे भाई की सहायता की। अब स्टेटमेंट तो लिख दिया, टेंस का पता होना जरूरी है, पास्ट इंडिफिनिट है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है। और पास्ट इंडिफिनिट की बात करें तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड, केवल एक ही होती है, तो इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है आप लोगों के। तो फिर अपन क्या शुरू करेंगे, डिड, और उसके बाद में देखो क्या दे रखा है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई सब्जेक्ट है, तो इसका सेकंड पर्सन बनाएंगे। सेकंड पर्सन अपने पास यू होता है, तो यू का सब्जेक्ट यू होता है, तो यू आ जाएगा। इसके बाद में वर्ब लिखनी है। अब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये सिंपल वाक्य था तो सेकंड फॉर्म है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये मैंने टेंस में समझा रखा है, देख लेना भाई, डिड यू हेल्प। अब ये देखो कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, पजेसिव फर्स्ट है, सेकंड पर्सन पजेसिव फर्स्ट, तो इसको आपको किस में चेंज करना है, अपने फर्स्ट पर्सन में चेंज करना है। और फर्स्ट पर्सन अपने पास किसके लिए बताया मैंने, आई के लिए बताया भाई। अब योर पजेसिव फर्स्ट है तो आई का भी पजेसिव फर्स्ट लिखेंगे तो वो हो जाएगा माई, इस तरीके से। और इसके बाद में किसी और को चेंज करना नहीं है और इंटेरोगेटिव मार्क लगा देना और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। तो इससे आसान और कहाँ मिलने वाला है आप लोगों को। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो था कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब थी नहीं। अब बात करते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बारे में बात करें। एक वाक्य लिखते हैं जैसे नो आई सेल नोट कम हियर, और वाक्य कर देते हैं कंप्लीट। एक सिंपल सा वाक्य लिखा है मैंने जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है। अब बात करते हैं, इसको अपन चेंज करते हैं क्वेश्चन में, फ्रेमिंग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब तो है इसमें। अब हेल्पिंग वर्ब है तो सबसे पहले अपन हेल्पिंग वर्ब भी लिखेंगे, क्या है, सेल, ये ध्यान में रखना। अब इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपके पास क्या है, आई। अब आई को तो मैंने बता दिया किस में चेंज करना है, ये चेंज करना आपको सेकंड पर्सन में, और सेकंड पर्सन में इसका हो जाएगा यू। अब यू मैंने यहां पे लिख दिया तो यू के साथ तो सेल आता ही नहीं है, तो फिर समस्या हो गई। तो फिर इसका मतलब है जब अपन ने इसको इसमें चेंज कर दिया तो इसके लिए अपन विल का प्रयोग करेंगे। ये दिमाग में रखना भाई, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे, यू आ गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नोट हटा देंगे भाई, इसमें से नोट हट जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है वो लिख देंगे और हियर कर देंगे और इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, विल यू कम हियर, क्या तुम यहां आओगे। पर्सन क्या है, आंसर क्या आएगा, नो मैं यहां नहीं आऊंगा। तो इसीलिए अपन इसको चेंज करते हैं, यानी पर्सन पूछने वाला आपसे क्या पूछेगा, क्या तुम ऐसा करते हो, नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूं, हाँ मैं ऐसा करता हूं। तो वो थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं दो चार एग्जांपल और करवा देता हूं इसके, फिर आपको समझ में आ जाएगा भाई। अब देखो अपने पास एक दो जो स्टेटमेंट है वो थर्ड पर्सन की ओर देख लेते हैं। थर्ड पर्सन को अपन बदलते नहीं है तो उसमें तो कोई ज्यादा समस्या नहीं होने वाली है। जैसे यस सी कैन लिफ्ट द वेट, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। स्टेटमेंट लिख दिया भाई मैंने। अब यस से शुरू हो रखा है, इसका क्वेश्चन बनाएंगे, इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। अब वाक्य में अपने पास हेल्पिंग वर्ब पहले से दे रखी है, तेरा मॉडल, कैन मॉडल होता है भाई, तेरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कैन, और इसमें आपको सब्जेक्ट बदलना ही नहीं है, थर्ड पर्सन को नहीं बदलते हैं, तो क्या हो जाएगा सी, तो कैन सी हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब, तो वर्ब यहां पे लिख देते हैं, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है द वेट, और वाक्य का इंटरोगेटिव मार्क लगा के कर देते हैं कंप्लीट। ये लो वाक्य हो गया सही। क्या है, कैन सी लिफ्ट द वेट, क्या वो वजन उठा सकती है। बाद में उत्तर आएगा यस सी कैन लिफ्ट द वेट, हाँ वो वजन उठा सकती है। तो इसका मतलब है थर्ड पर्सन को आपको नो चेंज रखना है। चेंज किनको करना है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। अब चलो एक दो और वाक्य बना देते हैं, उसके बाद में कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को। जैसे नो सी डज नॉट गिव मी हर बुक, और वाक्य को मैंने इस तरीके से बना दिया भाई। अब देखो इसमें थर्ड पर्सन तो सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है,
तो क्या बदला जाएगा? बिल्कुल बदला जाएगा। फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में बदलना ही है। अब देखो इसको बनाते हैं। अब ये वाक्य नेगेटिव है भाई, तो इसमें अपने पास हेल्पिंग वर्ब पहले से दे रखी है, तो पहले से दे रखी है तो मैं यही लिखूंगा, और ये लिखूंगा तो डज के सी अपने पास है, इसको बदलेंगे नहीं, तो ये मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ। अब सी की जगह यहाँ पे राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, किसी का नाम, नाउन का और बना देता हूं मैं इसके बाद में, डज सी। इसके बाद में नोट को अपन छोड़ देते हैं, क्योंकि यस और नो का आंसर है, वो आपको इसका जो क्वेश्चन होता है वो सिंपली बनाना होता है। तो डज सी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव। अब ये अपने पास फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट है आई का, तो इसको सेकंड पर्सन में बनाएंगे, तो सेकंड पर्सन का जो ऑब्जेक्ट होता है यू का, वो यू ही होता है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? यू। और हर थर्ड पर्सन है, नो चेंज रखेंगे, और बुक और इंटरोगेटिव मार्क, इस तरीके से पर्सन है वो सही हो जाता है। अब इसका पर्सन का हिंदी अर्थ पढ़ते हैं, देखो क्या है। क्या वह तुम्हें किताब देती है? आंसर आएगा नहीं, वह मुझे किताब नहीं देती है। आंसर आ गया। बहुत ही आसान है, इससे ज्यादा आसान कहां मिलने वाला है? कहीं नहीं मिलने वाला है। इतनी लैंग्वेज अगर आप समझ लेते हो तो। अब देखो इसमें अपना एक नाउन का और बना देता हूं। नाउन मतलब किसी का नाम बना देते हैं, क्यों बनाते हैं देखो उसके बारे में। इसके बारे में बनाए तो इसे मैंने लिखा है यस सार्थक, सार्थक। इसके बाद में हेल्प्स द पुअर, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। एक नाउन का समझाना भी बहुत ही सिंपल सा समझाएंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो इसका बनाएंगे तो यस और नो का है भाई, तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब टेंस देखना पड़ेगा आप लोगों को, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर अपन बात करें तो दो हेल्पिंग वर्ब होती है, डज और डू। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पता नहीं कि करता कैसा आएगा, तो आपको क्या करना है, दोनों लिख लेनी है, डू और डज, मैंने दोनों लिख दी। अब थर्ड पर्सन अगर दिया हुआ है, यानी नाउन या कोई थर्ड पर्सन है, तो उसको बदलते नहीं है, तो इसका मतलब सार्थक एक क्वेश्चन है, तो डज का डज रहेगा, ये कट जाएगा, तो हो जाएगा सार्थक, सार्थक। अब यहाँ पे वर्ब में एस जुड़ा है, जबकि डू या डज के साथ वर्ब में एस नहीं जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा, हेल्प। और उसके बाद में ये भी थर्ड पर्सन है, इसको नहीं बदलेंगे, तो वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट और पर्सन बन जाता है। अब देखो इसका अर्थ बताता हूं। अर्थ है डज सार्थक हेल्प द पुअर, क्या सार्थक गरीबों की सहायता करता है? अब यहाँ पे यस सार्थक हेल्प द पुअर, हाँ सार्थक गरीबों की मदद करता है। अगर यहाँ पे नो होता तो फिर इसको अपन निगेटिव बनाते हैं यहाँ पे, तो ये कोई खास बात नहीं है भाई। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है, वो अपने बाद की बात है, अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चन से भी आपको प्रश्न इसी प्रकार से बनाना है। अगर ऐसा आ जाता है तो इसको इस तरीके से बनाना है, वैसे आएगा नहीं। अगर आ जाता है तो मैं आगे एक और क्लास लेकर आने वाला हूं, फिलहाल मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि फ्रेमिंग क्वेश्चन क्या होते हैं। तो ये आपका जो टाइप 1 है वो अब कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको समझ में नहीं आया होगा। अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में, टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं टाइप 2 के बारे में। अब टाइप 2 के बारे में बात करें तो वो आता है आपके पास WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्न। अब ये आपको समझाऊं मैं, WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्नों को समझें, इससे पहले आप लोगों को WH वर्ड के बारे में पता होना जरूरी है, उनके बारे में जानना जरूरी है, तभी आप ये प्रश्न बना सकते हो, नहीं तो बिल्कुल नहीं बना पाओगे। अब कैसे? तो सबसे पहले बात करते हैं अपने WH वर्ड के बारे में, कौन कौन से हैं। अब देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ व्हाट के बारे में। तो व्हाट का अर्थ होता है क्या, और इसमें अपन ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको छोड़ते हुए प्रश्न बनाते हैं, ये मैं सिखाऊंगा भैया आप लोगों को। इसके बाद में बात करें हुम, तो इसमें अपन क्या है, किसको या किसे, किसको, तो इसमें भी अपन ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है भाई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसको छोड़ देते हैं। जब अपन प्रश्नों का निर्माण करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये छोड़ना क्या होता है। इसके बाद में बात करें तो हु, इसमें बनाए तो ये, और इसमें अपन क्या करते हैं, सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं भाई, जो सब्जेक्ट होता है वाक्य में उसको छोड़ देते हैं, जो स्टेटमेंट का होता है। इसके बारे में बात करें तो विच, ये आपके पास किससे होता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए, ये भी सब्जेक्ट का काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तो ये तो अपने पास जब निर्माण करेंगे प्रश्न का तभी समझ में आने वाला है। इसके बाद में बात करें हाउ मेनी,
और हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, कितने मतलब संख्या में। तो जो संख्या होती है उसको अपन छोड़ देते हैं, जो संख्या होगी ना वाक्य में स्टेटमेंट में, उसको छोड़ देंगे। इसके बाद में बात करें हाउ मच, तो ये होता है कितना, इसका जो अर्थ होता है वो होता है कितना, तो ये होता है मात्रा, तो उस मात्रा को छोड़ देते हैं जो माप दिया हुआ होता है। ये सारे अपने पर्सन निर्माण करेंगे तभी समझ में आने वाला है, सभी का एक एक दो दो पर्सन आपको स्टेटमेंट है वो समझाएंगे। इसके बाद में बात करें तो वाई, तो वाई का तो अपने पास कारण होता है भाई, क्यों, तो इसमें अपन क्या है कारण को छोड़ देते हैं। तो इसके क्वेश्चन बहुत ही रेयर कंडीशन में पूछे जाते हैं, ये मान के चलो नहीं आते हैं तो वाई को अपन नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद में बात करें तो हुज, और ये होता है किसका, यानी संबंध बताने के लिए। तो इस रिलेटिव वर्ड को छोड़ देते हैं, रिलेटिव रिलेटिव वर्ड को छोड़कर अपन जो पॉजेसिव फर्स्ट होता है अगर देखी जाए तो पॉजेसिव फर्स्ट को अपन छोड़ देते हैं, ये ध्यान में रखना, ये प्रश्नों में समझाऊंगा मैं। इसके बाद में बात करें तो आता है वेयर, और ये होता है कहां, और इसमें अपन क्या होता है जो स्थान होता है उस स्थान को छोड़ते हुए प्रश्न बनाते हैं। इसके बाद में बात करें तो आता है आपके पास वेन, और इसमें आता है कब, और इसमें अपन समय को छोड़ते हुए प्रश्न का निर्माण करते हैं। अब देखो मैं ना जहां तक संभावना होगी एक ही वाक्य में आपको सारे जो एग्जांपल है वो समझाने वाला हूं, ऐसा एग्जांपल आपको कहीं देखने को नहीं मिलने वाला है, मैं गारंटी लेता हूं। तो ये आपके पास कुछ महत्वपूर्ण जो WH वर्ड है जिनकी सहायता से आपको क्या होता है प्रश्न का निर्माण करना है। तो ये प्रश्नों का निर्माण करना है, और ये किस तरीके से करेंगे ये मैंने आप लोगों को शॉर्ट में समझा दिया है कि किस में अपन क्या छोड़ेंगे। ये अपन है ना अपने टॉपिक में भी बात करने वाले हैं, अपने स्टेटमेंट में भी बात करने वाले हैं। और एक ही वाक्य से मैं सारे जो शब्द हैं उनमें कुछ एक शब्द को छोड़कर, कुछ जो WH वर्ड है उनसे सहायता से नहीं, बाकी सारे शब्दों को काम में लेकर आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से प्रश्नों का निर्माण करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट रख लेना भाई आप लोग, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो ये कुछ अपने पास WH वर्ड है। अब बात करते हैं अपने प्रश्नों के निर्माण के बारे में। तो अब देखो अपन WH वर्ड से क्या है कि प्रश्नों का निर्माण करते हैं, और एक ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे जब जिसमें अपन 3-4 WH वर्ड है एक साथ यूज करेंगे। तो देखो एक स्टेटमेंट लिखता हूं कि प्रेजेंटेड मी ए गिफ्ट ऑन माय बर्थडे एट द पार्टी। अब इतना बड़ा आप लोगों के पास स्टेटमेंट नहीं आएगा भाई, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि मैं एक ही वाक्य में देखो 3-4 जो WH वर्ड है उनको काम में लेने वाला हूं। तो सबसे पहले तो अपन काम में लेते हैं हु। अगर आपके पास हु से प्रश्न शुरू हो रखा हो, यानी आपके पास हु आ गया और इसके बाद ऐसे दे दिया स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो उसमें आपको केवल कर्ता को छोड़ देना है और बाकी सारा कुछ ऐसा कैसा लिख देना, कुछ बदलाव नहीं करना है। कैसे, जैसे हु प्रेजेंटेड। अब ये जो है ये तो मैंने बता दिया भाई आपको शुरू में, इनको तो बदलना पड़ेगा ही। ये फर्स्ट पर्सन का क्या है ऑब्जेक्ट है, तो इसको सेकंड पर्सन का आपको क्या बना देना है ऑब्जेक्ट बना देना है, तो हो जाएगा यू। ये तो देखो मैंने आपको शुरू में बताया है, ये तो बदलना ही है। ए गिफ्ट ऑन, ये आपके पास क्या है पॉजेसिव फर्स्ट है, फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव फर्स्ट है तो सेकंड पर्सन का पॉजेसिव फर्स्ट बनाना है, तो योर। और देखो बाकी कुछ नहीं बदलने वाला हूं मैं, एट द पार्टी, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट, यानी पर्सन हो गया पहला कंप्लीट। अब देखो हु से तो मैंने कुछ नहीं बदला, अब थोड़ी सी बात आती है हेल्पिंग वर्ब वाली। अब देखो इसमें बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट की बात करें तो मैं यहां पे लिख देता हूं व्हाट, और अगर व्हाट से वाक्य आपका पर्सन है वो शुरू करना है तो उस वाक्य का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो छोड़ देना है, तो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है, इसको तो अपन छोड़ देंगे, बाकी अपन पर्सन का निर्माण करेंगे। अब पर्सन का निर्माण जब व्हाट से शुरू करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आनी जरूरी है, और जब वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट का है तो इसमें आपके पास क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है वो होती है डिड, तो मैं यहां पे लिख दूंगा डिड। अब बाकी अपना जो नॉर्मल नियम है वही लगाना है, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब लिख दी, इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपके पास थर्ड पर्सन है, इसको चेंज नहीं करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ही। इसके बाद में मैंने बताया था वर्ब लिखनी है, तो वर्ब आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हो जाएगी प्रेजेंट, हो गया। अब इसके बाद में ये तो अपने पास चेंज हो गई क्योंकि ये तो मैंने चेंज किया यहाँ पे भी यू, अब इसको छोड़ दिया मैंने, ऑन योर बर्थडे एट द पार्टी।
अब इनके अर्थ में एक साथ बताऊंगा तभी आपको समझ में आने वाला है। अब मैं इसका तीसरा बनाता हूं भाई। तीसरा बनाएंगे तो मैंने बना दिया होम से, ये लिख दिया भाई। अब होम से जो लिखेंगे, होम से जोड़ेंगे तो अपन को क्या करना है, इस अपने पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है उसको अपन छोड़ देंगे, ये ध्यान में रखना। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये रहा, तो क्या हो जाएगा, होम हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें, डिड, इसके बाद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट। अब इसको छोड़ देंगे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अपन इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तो छोड़ेंगे साथ में इससे रिलेटेड जो है उसको भी अपन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो लिखा जाएगा ए गिफ्ट, और उसके बाद में एट द पार्टी, और वाक्य हो जाएगा आपका, पर्सन हो जाएगा कंप्लीट, इस तरीके से। अब इसका अर्थ भी मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेन का। तो वेन से अपन जब शुरू करेंगे तो वेन से भी आपको क्या है, हेल्प, क्या हो जाएगा, वेन डिड ही प्रेजेंट, और इसका अपन यू में चेंज करेंगे तो यू ए गिफ्ट, और वाक्य यानी पर्सन आपका हो जाएगा कंप्लीट। इस तरीके से आपका ये चार जो अपने डब्ल्यूएच वर्ड है इनको अपन ने काम में ले लिया है। अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा समस्या होने वाली है। एक और एग्जांपल समझाते हैं, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल और समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं आई बोट 20 बुक्स यस्टरडे, और फुल स्टॉप लगा के अपना स्टेटमेंट कर दिया कंप्लीट। अब इस वाक्य का आपको प्रश्न बनाना है, इसमें मैं लिख देता हूं हाउ मेनी, ये लिख दिया, और दूसरा लिख दिया यहाँ पे वेन, क्योंकि दोनों से बन सकता है, क्योंकि इसमें टाइम भी दिया हुआ है, इसमें संख्या भी दी हुई है। अब इससे बनाएंगे तो आपको पहले क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, तो आपको करना है डिड। अब इसके बाद में ये सब्जेक्ट लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो ये क्या है आप लोगों के पास, ये आपके पास फर्स्ट पर्सन है तो इसका सेकंड पर्सन बना देंगे। तो हाउ मेनी डिड यू, अब जो बोट है उसकी फर्स्ट फॉर्म बना देंगे बाय। अब संख्या को अपन छोड़ देते हैं, हाउ मेनी में अपन क्या छोड़ देते हैं, संख्या के छोड़ देते हैं, बाय बुक्स यस्टरडे, और वाक्य को यानी अपने पर्सन को कर दिया मैंने कंप्लीट इंटरोगेटिव मार्क लगाकर। अब इसमें बात करते हैं, व्हेन की बात करें तो इसमें अपन इस टाइम को छोड़ देंगे भाई। अब इसका बनाएंगे तो व्हेन डिड यू बाय 20 बुक्स, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट, और इस तरीके से आपका दूसरा भी बन जाता है। तो ये आप लोगों के पास प्रश्न बनाने का क्या है, एक तरीका होता है। अब देखो बात करते हैं इसके आगे की बात करें। अब देखो एक एग्जांपल और समझेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अगर आवश्यकता हुई तो वैसे मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो में और एग्जांपल ले आऊंगा भाई। तो देखो एक स्टेटमेंट और लिखते हैं, आई गेव हिम सम मनी इन हिज बेड टाइम, और स्टेटमेंट को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब देखो इसमें अपन किस किस का बना सकते हैं, तो हिम यानी होम से बना सकते हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा। सम मनी, इसका मतलब आप व्हाट से बना सकते हो, ये हो जाएगा। इसके बाद में इन हिज बेड टाइम, इसका मतलब इसको आप वेन से बना सकते हो। अब जैसा आपका समझ में आए उसी से बना सकते हो। पर्सन में अगर इनमें से दिया हुआ है तो उसी की सहायता से आपको बनाना है। जैसे पर्सन में आ गया आपके पास होम, इसको बनाना है, तो होम के बाद में आपको क्या है, ये अपने पास हु से भी बन सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो हर स्टेटमेंट में होता है, तो हु से तो बन ही सकता है भाई। अब देखो इसमें अपन बात करते हैं, तो होम के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है इसके अनुसार, टेंस के अनुसार, पास्ट इंडेफिनिट डिड। अब इसको सब्जेक्ट को लिखेंगे तो इसको तो मैंने बता दिया आपको किस में चेंज करना है, यू में, फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन में चेंज कर दिया है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्यों, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और उसके बाद में अपन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी हुम जिसके नीचे लिखा उसको अपन छोड़ देंगे, और उसके बाद में सम मनी और इन हिज बेड टाइम, और इंटरोगेटिव मार्क लगा के वाक्य कर देंगे कंप्लीट। अपन बनाते हैं दूसरा बनाएंगे तो व्हाट से बनाते हैं भाई। तो व्हाट से बनाएंगे तो यहाँ पे लिखूंगा मैं व्हाट, और उसके बाद में डिड, और ये तो आपके पास डब्ल्यूएच वर्ड्स आ गया भाई। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, यू आ गया इसका। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाएगी। अब बात करते हैं हिम, तो ये तो लिखा ही जाएगा, और उसके बाद में व्हाट का आंसर अपन छोड़ देंगे, और इन हिज बेड टाइम, इन हिज
बैड टाइम और इंटेरोगेटिव मार्क लगा देंगे। तो ज्यादा टफ नहीं है भाई। अब देखो इसका एक और बनाते हैं, वो बनाते हैं वेन से। तो वेन डिड यू, अब ये तो मैंने समझा दिया भाई आप लोगों को किस तरीके से है। हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार, यू इसके अनुसार सेकंड पर्सन को, उसके बाद में वर्ब तो लिखनी है, वर्ब तो हर एक पर्सन में लिखी जाएगी भाई। अब मैंने यहाँ पे क्या है, टाइम हटाना है तो बाकी सारा लिख देंगे भाई, सम मनी, और वाक्य को कर देते हैं इंटेरोगेटिव मार्क लगा के कंप्लीट। अब बच गया अपने पास हु। तो हु में तो मैंने आप लोगों को बताया है, सब्जेक्ट को छोड़ के सारा ऐसा कैसा लिख दो भाई, कंप्लीट कर दो। तो हु गेव, अब हिम है थर्ड पर्सन, तो ये ऐसा लिखा जाएगा, चेंज नहीं होगा। सम मनी इन हिज बैड टाइम, और इंटरोगेटिव मार्क लगा के वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट, अपना पर्सन हो जाता है कंप्लीट। अब इस तरीके से आपको क्या है, अपने पर्सनों का निर्माण कर देना है। मैंने एक बात नहीं बताई भाई, अर्थ जो है पीछे भी नहीं बताया, तो मैं यहां पे समझा देता हूं भाई। पर्सन है, अपना स्टेटमेंट है, आई गेव हिम सम मनी इन हिज बैड टाइम, मैंने उसको उसके बुरे समय में कुछ पैसे दिए, कुछ धन दिया। पर्सन क्या बनेगा, whom did you give some money in his bad time, किसको तुमने उसके बुरे समय में अपने पास कुछ पैसे दिए, तो उसको दिए, ये हो जाएगा। What did you give him in his bad time, तुमने उसको उसके बुरे समय में क्या दिया, तो क्या दिया, तो some money दिया, ये हो गया। When did की बात करें तो कब दिया, in his bad time दिया। अगर अपन बात करें who, तो ये आता है who gave him some money in his bad time, उसको बुरे समय में पैसे किसने दिए, तो मैंने दिए भाई। इस तरीके से आपका ये जो अर्थ है वो बन जाता है। और एक चीज और नहीं बताई मैंने, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि WH वर्ड से जो प्रश्नों का निर्माण होता है वो कैसे होता है। तो मैंने शुरू में आपको एक प्रश्न का जो फॉर्मेट है वो बताया था, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और इंटेरोगेटिव मार्क। अब जिस WH वर्ड से आपको पर्सन बनाना होता है वो WH वर्ड यहाँ पे लिख देते हैं। आप देख लो, चाहे मैंने वैसा ही किया है। WH वर्ड को अगर अपन छोड़ देते हैं तो बाकी अपने हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्मेट बन जाता है। बस ये बात मैंने यहाँ पे समझा दिया आप लोगों को। और अब मुझे लगता है कि आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन जो टाइप 2 है वो भी समझ में आ गया होगा। और आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि मुझे लगता है कि क्लास काफी बड़ी हो जाएगी। और अगर समस्या आए तो आप मुझे कमेंट करके बताया करो, मैं आप लोगों की समस्या का समाधान लेकर आऊंगा भाई, कोई चिंता वाली बात नहीं है। कमेंट किया करो आप लोग, फिर मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को समस्या क्या है। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नया टॉपिक लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।